हेलो गाइस, तो आज हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की अगली सीरीज स्टार्ट करते हैं। 40 तक क्वेश्चंस हमने पिछली वीडियो में कर लिए हैं। आज 41 क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 41 क्वेश्चंस हमारा क्या बोल रहा है कि एक कलेक्शन ऑफ ए कंप्यूटर क्लिकेबल बटन इज, जो कंप्यूटर में कलेक्शन होता है क्लिकेबल बटन का, उन क्लिकेबल बटन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उन क्लिकेबल बटन्स को हम लोग क्या बोलेंगे, या वो किस में काउंट होते हैं, तो उनको बोलते हैं टूल, उनको बोलते हैं हम लोग टूल। थर्ड ऑप्शन का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, लैंग्वेज इज द लोवेस्ट एंड मोस्ट एलिमेंट्री लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग। मतलब सबसे लोवेस्ट लेवल कौन सी होती है प्रोग्रामिंग के अंदर। हम जानते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दो पार्ट में डिवाइड किया रहता है। एक हाई लेवल जिसमें जो यूजर होता है बनाने वाला वो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखता है, और दूसरी होती है मशीन लैंग्वेज जिससे हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। तो लो लेवल कौन सी होती है, जो कंप्यूटर के द्वारा समझी जाती है, तो वो लैंग्वेज कौन सी होगी, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो हम लोग जितने भी हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे सी, जावा, C++, पाइथन, उन सारी लैंग्वेजेस को कंप्यूटर के अंदर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे लो लेवल लैंग्वेज हो गई आपके मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, COBOL और फोर्टन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी एसोसिएट विथ जनरेशन कंप्यूटर। कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन के साथ में COBOL और फोर्टन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब COBOL और फोर्टन कौन सी जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये है तीसरी जनरेशन की, थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। COBOL और फोर्टन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, थर्ड जनरेशन में आई थी। इनकी फुल फॉर्म होती है, COBOL की फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और फोर्टन की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये दोनों फुल फॉर्म्स भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 44 इज द यूनिट ऑफ मेजर डेटा ट्रांसफर। डेटा ट्रांसफर की यूनिट क्या होती है मेजर करने की, तो डेटा को जो हम लोग ट्रांसफर करते हैं इंटरनेट पर या नेटवर्क के अंदर, तो उसकी यूनिट किस में मापी जाती है, उसकी यूनिट मापी जाती है MBPS में, MBPS मेगा बिट पर सेकेंड, मेगा बिट्स पर सेकेंड, ये MBPS की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, एक्सटेंशन रेफर टू द बैकअप फाइल। हम लोग बैकअप फाइल्स बनाते हैं। बैकअप फाइल्स मतलब हमारा जहाँ डेटा स्टोर करते हैं उसमें कभी डिस्ट्रॉय या डिलीट या किसी कारणवश से नष्ट नहीं हो जाए, तो उसको नष्ट हो जाए तो उसको बचाने के लिए या उसको वापस रिकवर करने के लिए एक बैकअप बना के रखते हैं। तो बैकअप जो फाइल बनाते हैं उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .BAK। सेकेंड ऑप्शन का सही होगा .BAK। बैकअप का BAK ले लिया तो बैकअप .BAK फाइल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो नॉन एज द फ्लैश बायोस। फ्लैश बायोस किसको कहा जाएगा, तो फ्लैश बायोस कहा जाता है EEPROM को। फ्लैश बायोस वो होता है, फर्स्ट ऑप्शन का सही आंसर होगा EEPROM। फ्लैश मतलब हम लोग उसको मिटाकर वापस लिख सकें, वो बेसिक इनपुट आउटपुट जो होगा वो मतलब जिस यूनिट में हम मिटाकर वापस लिख सके। EEPROM की फुल फॉर्म होगी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम्ड एरिया ऑन द डिस्क दैट यूज टू स्टोर एसोसिएटेड फाइल। मतलब उस एरिया को क्या बोलते हैं जहाँ पर हम फाइलों को स्टोर किया जाता है। तो हम देखते हैं हमारी जितनी भी फाइल्स कंप्यूटर में बनाते हैं तो हमें एक अच्छा तरीका ये होता है कि हमारी सारी फाइलें हम कहते हैं हमारी फोल्डर में डाल दो, किसी दूसरे की फाइल है तो अलग फोल्डर में डाल दो। तो ये सारी फाइलें किस में स्टोर की जाती है, फोल्डर में। तो ये हो जाएगा फोल्डर इज अ नेम एरिया, डिस्क में वो स्थान जहाँ पर हम अपनी फाइलों को एसोसिएट करते हैं या उस क्षेत्र पे स्टोर करते हैं। तो उसका आंसर सही आंसर हो जाएगा फोर्थ फोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉफ्टवेयर दैट कैन बी डाउनलोड विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट इज नाउ एज। मतलब बिना कोई पैसे दिए हुए हम जो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग फ्रीवेयर। नाम से पता पड़ रहा है जो फ्री होता है, मतलब फ्रीली इंटरनेट पे अवेलेबल रहता है, हम लोग उसको डाउनलोड करके और यूज कर सकते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको यूज करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए हमें पेमेंट नहीं करना पड़ता है, फ्री में अवेलेबल रहता है, तो उनको बोलते हैं फ्रीवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सॉफ्टवेयर इज ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट हेल्प टू प्रोग्रामेबल टू राइट एंड एग्जीक्यूट कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम्स को लिखने के लिए या उनको राइट करने के लिए कौन मदद करता है? तो ये काम होता है यूटिलिटी का। यूटिलिटी का मेन यही काम होता है कि आपके कंप्यूटर के सभी का सही उपयोग ले सके, सारा काम प्रॉपर करवा सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नॉट ए सिस्टम सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? देखो नॉट लिखा हुआ, ध्यान देना। ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो उस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जरूरी चाहिए रहते हैं, उनसे कोई पर्टिकुलर काम नहीं होता। पर्टिकुलर काम करने वाले सारे सॉफ्टवेयर्स को ऑपरेट करने का काम करते हैं, वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर, रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर में सारे काम नहीं होते, सिर्फ हम लोग रेलवे की टिकट ही बुक करवा सकते हैं। तो कोई जो पर्टिकुलर काम करता है, सारे किसी सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने का काम नहीं करता, कोई एक निश्चित काम करता है, उसको बोलते हैं हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो किसी एक एप्लीकेशन के लिए, किसी एक काम के लिए बना रहता है। तो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में सिर्फ डाक टिकट बुक होगी, तो ये हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, न कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये भी आपके एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेटवर्क ट्रांसमिशन स्पीड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, न कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क ट्रांसमिशन स्पीड इज ग्रेटेस्ट इन द नेटवर्क। नेटवर्क में जो ट्रांसमिशन की स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा, सबसे हाई कौन से नेटवर्क के अंदर होती है? ये ध्यान रखना, नेटवर्क के अंदर स्पीड उसकी हाई होगी जो नेटवर्क छोटा होगा। जितना नेटवर्क बड़ा होगा स्पीड उसकी उतनी कम होती जाएगी। तो सबसे छोटा लैन, वैन, मैन में से कौन सा है? लैन। तो सबसे हाई स्पीड किसकी होगी? लैन की होगी। लैन से ज़्यादा, लैन से थोड़ी कम मैन की, और उससे कम होगी वैन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क इज द ओवरऑल फिजिकल डिजाइन ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब नेटवर्क में उसको क्या बोलते हैं? जो कंप्यूटर नेटवर्क की फिजिकल डिजाइन बनाए, कंप्यूटर नेटवर्क इसको बोलते हैं। मतलब एक नेटवर्क के अंदर इंटरनेट पर बहुत सारे, दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में किस तरह जुड़े हुए हैं, तो उसकी जो फिजिकल डिजाइन देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्किटेक्चर। उसको बोलेंगे हम लोग आर्किटेक्चर, कि आर्किटेक्चर बताता है कंप्यूटर के नेटवर्क के अंदर कैसे जुड़े हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, कमांड इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज टू कैंसल द लास्ट एक्शन और कमांड। और ऐसी कौन सी कमांड का उपयोग लिया जाता है जिससे लास्ट जो हमने काम किया है उसको कैंसिल कर सकते हैं, उसको रद्द कर सकते हैं? तो उसको रद्द करने के लिए हम लोग देते हैं अंडू का ऑपरेशन। अंडू मतलब आपने जो अभी काम किया है वो काम आप हटाना चाहते हो और आप अपनी पूर्व स्थिति में जाना चाहते हो, आपने इससे जस्ट पहले जो काम किया है वहां तक पहुंचना चाहते हो, तो हम लोग अंडू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ऐसे भी समझ लो यू टर्न करना है, मतलब बैक जाना है, तो आप पिछले काम के ऊपर जाना चाहते हो तो आप अंडू ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। और अंडू की शॉर्टकट फॉर्म होती है कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड करके हम अंडू ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। और यही हमने जो काम किया उसको बनाए रखना, मतलब हम लोग को रिपीट करना है। जो काम हमने हटा दिया हमें वो वापस लाना है, तो हम लोग करते हैं रीडू ऑपरेशन, कंट्रोल प्लस वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, विच इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इज नॉट एन ऑड नंबर। इनमें से कौन सा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है जो एक ऑड नंबर को बताता है? तो देखो, हम लोग को पहले बाइनरी से डेसिमल में बदलना आना चाहिए। ऑड और इवन नंबर पता होना चाहिए कि ऑड इवन नंबर होता क्या है। हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मैंने एक रफ पेपर ले लेती हूँ, आपको इस पर बताती हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें से कौन सा एक ऑड नंबर है। तो सबसे पहले हम लोग को ऑड नंबर फाइंड आउट करने हैं। हमको ये पता है ऑड नंबर किनको बोलते हैं, जो 2 से डिवाइडेबल नहीं होते हैं, 2 से डिवाइडेबल नहीं होते हैं, 2 से सॉरी ऑड नंबर, हाँ 2 से डिवाइडेबल नहीं होते। और आपके इवन नंबर होगा वो 2 से डिविजिबल होगा प्रॉपर। ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सा ऑड नंबर नहीं है। तो नहीं है इसका मतलब वो 2 से पूरी विभाजित होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट आपका ऑप्शन दिया हुआ है 11001। ये जो नंबर है ना, ये बाइनरी में दिए हुए हैं, ये नंबर होते हैं बाइनरी में दिए हुए। तो हमको
तो नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब इस गिनती में जो नंबर रहते हैं हम उनको तो ऑड और इवन पहचान सकते हैं। तो हमें बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना आना चाहिए। अब बाइनरी को डेसिमल में चेंज करने का सबसे सिंपल तरीका बता रही हूँ, ध्यान देना। देखो एक गिनती याद कर लो, 1 2 4 8 16, ये समझ लो कोई मेरा फ़ोन नंबर है ना, आपको मेरे नंबर याद करने हैं। तो आप इस तरह एक नंबर याद कर लो, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। इन नंबर का यूज करके आप किसी भी डेसिमल में बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 1 1 0 0 और 1। तो हमने ये कन्वर्ट कर लिया, मतलब उसके नीचे लिख दो, कुछ भी नहीं, आपने ये जो नंबर है इसके नीचे आपको ये लिखना है। आपका जो भी ऑप्शन दिया रहे आपको इसके नीचे लिखना है। तो अब आपने जिसके नीचे 1 आया है उनको आप जोड़ लो और जिनके नीचे 0 है उनको छोड़ दो। तो 1 किसके नीचे है? 16 के नीचे है, 8 के नीचे है। 16 और 8 कितने हो गए? 24 और 1 25। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? डेसिमल में ये कितना है? 25 के बराबर। क्या 25 एक ऑड नंबर है? हाँ है, मगर हमें तो क्वेश्चन में पूछा है नॉट, मतलब नहीं है, वो निकालने हैं। तो ये नॉट ऑड नंबर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हमारा ऑप्शन देखते हैं 1 1 1 0 0। मतलब आपका 16 के नीचे 1 है, 8 के नीचे 1 है और 4 के नीचे 1 है, 2 और 1 के नीचे आपके 0 0 है। तो 0 0 को तो हम छोड़ देंगे, जिनके नीचे 1 है उनको ऐड कर लो। 16 और 4 20 और 8 28। इसका एडिशन कितना हो गया? 28 हो गया। क्या 28 ऑड नंबर है? नहीं, ये तो इवन नंबर है। तो हमारा सही ऑप्शन तो ये हो जाएगा। तो हम फिर भी आगे के ऑप्शंस भी कर एक बार देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 1 0 1 0 और 1। 1 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 0, 4 के नीचे 1, 8 के नीचे 0 और 16 के नीचे 1। तो हम जहाँ जहाँ 1 है उन नंबर्स को जोड़ेंगे। तो 16 के नीचे 1 है, 8 को नहीं जोड़ना, 4 के नीचे वापस 1 है, तो 16 और 4 20 हो गए, प्लस 20। उसके बाद में वापस आपका 1 के नीचे 1 है, तो 20 और 1 21। तो ये भी एक ऑड नंबर है और हमें तो पूछा है नॉट ऑड नंबर, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, 21 है। तो ये भी हमारा इवन नंबर ऑड नंबर आ गया, नॉट ऑड मतलब इवन नंबर नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है डी 1 1 0 1 और 1। मतलब 16 के नीचे 1, 8 के नीचे 1, 2 के नीचे और 1 के नीचे। तो इनको ऐड करते हैं, 16 और 8 24 और 2 26 और 1 27। ये आपके हो जाएगा 27। ये भी एक ऑड नंबर है, न कि इवन, और हमसे इसमें पूछा था इवन नंबर कौन सा है। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट, ये समझ लो आप ये मेरे फ़ोन नंबर है ना, तो आप ये याद कर लो। इससे आप किसी भी नंबर के अंदर बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कर सकते हो। हमने 4 ऑप्शन कन्वर्ट किए, मैंने आपको इसीलिए 4 ऑप्शन कन्वर्ट करके बताया जिससे कोई भी एग्जाम में नंबर आए तो आप कन्वर्ट करके चेक कर सकते हो। तो हमारा 11100 है, उसमें हमारा 28 आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर वो होगा। तो हम इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, ये पूछ रहा है नॉट एन ऑड नंबर, मतलब वो इवन नंबर होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 11100, क्योंकि इसका आंसर होता है 28। तो ये 28, तो 28 आंसर है, इसका मतलब ये नॉट ऑड नंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच ऑफ दिस इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? हमसे सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछा है। अभी मैंने आपको बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो किसी सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जरूरी होते हैं। दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो किसी निश्चित कार्य, किसी एक कार्य के लिए बने रहते हैं, वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसमें से हमें कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो बताना है। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम। यस, ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जरूरी होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। सेकंड है वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर में सिर्फ हम टाइपिंग का काम कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, लिखने का जो भी काम है वो वर्ड प्रोसेसर में करते हैं।
तो ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। MS वर्ड प्रोसेसर का ही एक तरीका बोल सकते हैं। MS वर्ड में हम लोग लिखने का, लेटर टाइपिंग और न्यूज़पेपर राइटिंग, बुक राइटिंग, ये सारे काम करते हैं। ब्राउजर होता है जो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इसका सही आंसर होगा 1 नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है WWW स्टैंड फॉर। WWW स्टैंड फॉर, WWW की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये होती है वर्ल्ड वाइड वेब। किसी भी इंटरनेट में, नेटवर्क में वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू, या किसी भी पेज को, किसी भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब का यूज करते हैं। ये टीम बर्नर्स-ली ने इंट्रोड्यूस किया था। इसको बनाने वाली टीम बर्नर्स-ली थे, जिन्होंने 1989 में तो बना दिया था, मगर पब्लिक में आया कब था? 1991 में आया था। ये ध्यान रखना, थोड़ी सी इसकी बेसिक डिटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज कोड इनटू मशीन कोड इन 1 सेशन। मतलब ये बोल रहा है कि ऐसा, मतलब कि आपका जो कोड है उसको पूरे को एक सेशन के अंदर मशीन लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था, हम जो भी यूजर बनाने वाला डेवलपर जो भी प्रोग्राम लिखता है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखता है, और कंप्यूटर उसको मशीन लैंग्वेज में ही समझता है। तो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी या किसी इंटरप्रेटर, कंपाइलर की जरूरत होगी। तो ये बोल रहा है कि उसको 1 सेशन में, पूरे को कंप्लीट एक सेशन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? तो वो काम करता है आपके कंपाइलर। किसी भी हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की 2 चीज़ें होती है, एक होता है कंपाइलर, दूसरा होता है इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या करता है? आपके पूरे कोड को, किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज है आपकी, कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज है, उसको जब भी कंप्यूटर में डालोगे, ऑपरेट करनी है, तो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना जरूरी है, वरना कंप्यूटर हमारा हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता, वो सब मशीन लैंग्वेज को समझता है। अब इनको कन्वर्ट कैसे किया जाता है? ये जो कन्वर्जेशन है ये 2 चीज़ों से होता है, एक तो होता है कंपाइलर से और एक होता है इंटरप्रेटर से। तो कंपाइलर क्या करता है? जो आपका पूरा कोड लिखा है ना, इस पूरे कोड को एक साथ कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में कंपाइलर। तो ये पूरा हो गया एक ही सेशन में, 1 सेशन में। और इंटरप्रेटर का क्या काम होता है? इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन, एक लाइन को, कोड को एग्जीक्यूट करता है मशीन लैंग्वेज में। कोई एरर होगी तो उस लाइन को, पहले एरर को मिटाएगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन पे, फिर नेक्स्ट लाइन पे। अगर इसमें कोई एरर है तो पहले उसको सही करेगा, फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। कंपाइलर क्या करता है? सारे कोड को एक साथ एग्जीक्यूट करता है। अगर कोई एरर भी होगी सेकंड लाइन में, तो वो पूरी कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद बता देगा आपकी सेकंड लाइन, 4th लाइन में एरर है, वो ठीक करो। फिर वो वापस पूरे को कंपाइल करेगा और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। सारा काम एक सेशन में करता है। और इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। एक पूरा प्रोग्राम, एक लाइन को एग्जीक्यूट करेगा मशीन में, फिर अगली लाइन पे जाएगा, फिर अगली लाइन पे जाएगा। तो ये लाइन बाय लाइन करता है और ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ करता है, 1 सेशन में करता है। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके ऐसा कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज होता है जो कोड को 1 सेशन में कन्वर्ट करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंपाइलर। कंपाइलर होता है वो पूरे प्रोग्राम को एक ही सेशन में एग्जीक्यूट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ। मल्टीटास्किंग और जो मल्टी प्रोसेसिंग होते हैं ये किस बेस पे काम करते हैं? मतलब हमने बोल तो दिया मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोसेसिंग, तो ये किस बेस पे काम करते हैं? मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक साथ में एक से अधिक 2, 3, 4 टास्क एक साथ एग्जीक्यूट होंगे सीपीयू पे। और मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा प्रोसेसेस एक साथ एग्जीक्यूट होंगे। एक्चुअली प्रोसेस होती है, जो प्रोसेस होती है उन्हीं को ही, प्रोसेस को अगर एक से साथ में 2-3 चीज़ें प्रोसेस एक सीपीयू पे एग्जीक्यूट हो रही है या एक साथ सीपीयू 2-3 प्रोसेसेस पे काम कर रहा है, तो ये तो कहलाएगा मल्टी प्रोसेसिंग। और एक ही प्रोसेस के हम 3-4 टास्क बना देते हैं, एक ही प्रोसेस के काम को अलग अलग टास्क में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो कहलाते हैं मल्टीटास्किंग। और इन
2-3 टास्क को एक साथ हमारा सीपीयू हैंडल कर रहा है तो ये कहलाता है मल्टीटास्किंग। तो ये किसको डिफाइन कर रहे हैं, ये बोल रहा है कि ये किसको डिफाइन कर रहे हैं, ये किससे ये कंसेप्ट जुड़ा हुआ है। तो हमको पता है कि हम ये किससे रिलेटेड बात कर रहे हैं, सीपीयू से। सीपीयू को शेयर करने की बात कर रहे हैं तो ये किससे रिलेटेड होगा, सीपीयू शेयरिंग से। इसका आंसर हो जाएगा सीपीयू शेयरिंग। किसकी अवधारणा पे काम करते हैं, सीपीयू शेयरिंग की अवधारणा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फाइल हैविंग द एक्सटेंशन ऑफ XLS, कौन सी फाइल होती है जिसका एक्सटेंशन .xls होता है। तो ये होता है स्प्रेडशीट का, एक्सेल का। एक्सेल में जो भी हम काम करते हैं रो और कॉलम से मिलकर जो हमारे बनता है वो कहलाता है स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट में किसका काम होता है, .xls। उसका जो फाइल का एक्सटेंशन होता है, मतलब उससे पता लगता है कि फाइल किस टाइप की, वो होता है .xls। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज नाउ द फादर ऑफ कंप्यूटर एल्गोरिथम, कंप्यूटर एल्गोरिथम के फादर कौन है। तो कंप्यूटर एल्गोरिथम के फादर होंगे आपके डोनाल्ड कुंत, इनका नाम है। देखते हैं हम इनमें ऑप्शंस में और क्या क्या है। इसका कंप्यूटर एल्गोरिथम, जो कंप्यूटर के अंदर किसी काम को करने के लिए उसकी एक एल्गोरिथम बनाई जाती है, मतलब कौन सा काम किस काम के बाद में होना है या किस सीक्वेंस में होना है, तो उसको बोलते हैं एक एल्गोरिथम। तो कंप्यूटर की एल्गोरिथम किसने दी है, डोनाल्ड कुंत ने। डोनाल्ड कुंत इनका नाम है, कंप्यूटर एल्गोरिथम देने वाले डोनाल्ड कुंत। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं। वॉन न्यूमैन जो मॉडर्न कंप्यूटर है, मॉडर्न कंप्यूटर का आर्किटेक्चर देने वाले वॉन न्यूमैन है। और एल्गोरिथम डोनाल्ड कुंत है। तीनों नामों का ध्यान रखना किसने क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए निब्बल इज इक्वल टू, एक निब्बल किसके बराबर होती है। मैंने पिछले वीडियो में भी डिटेल में बताया था, अभी भी बता रही हूँ। एक निब्बल में 4 बिट होती है। एक निब्बल में कितनी होती है, 4 बिट। और निब्बल आधा होता है बाइट का, मतलब 8 बिट से मिलकर आपकी एक बाइट बनती है और एक बाइट का आधा होता है निब्बल। निब्बल में 4 बिट होती है और बिट का मतलब होता है 0 या 1, या तो 0 या 1। जो हमने अभी बाइनरी कन्वर्जन किया था तो जो 2 0 और 1 नंबर से लिख रहे थे तो वो हमारा कहलाता है बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन डिटेक्ट कंप्यूटर फाइल हुज कंटेंट आर ब्रोकन। तो उन फाइलों को हम लोग कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं जिसके कंटेंट को ब्रोकन किया गया है। तो डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन का प्रयोग करके जो फाइलें अनकंटिन्यूस है या टुकड़ों टुकड़ों में है, उन फाइलों को ऐसी कंडीशन में लाया जाता है जिससे वो कंटिन्यूस मेमोरी में आ जाए, कंटिन्यूस मैनर में आ जाए। तो डिस्क डीफ्रैगमेंटर्स का उपयोग करके हम उन फाइलों का फाइंड आउट करते हैं जो अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे होती है, जिससे हम उनको कलेक्ट कर सकें और एक साथ कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखो MS वर्ड सिर्फ टाइपिंग लिखने का रिटर्न वर्क के लिए काम आता है, तो ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। कंपाइलर इसका सही आंसर होगा, क्योंकि कंपाइलर अभी हमने आगे देखा ये हमारा कंपल्सरी है। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ऑपरेटिंग सिस्टम पे ऑपरेट करने के लिए काम आता है। तो कंपाइलर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है। स्प्रेडशीट, इसका आंसर होगा सेकंड। स्प्रेडशीट जिसमें हम लोग गणितीय कैलकुलेशन, सैलरी बनाना, मंथली कैलकुलेट करना, अटेंडेंस निकालना, ये सारे काम कर सकते हैं। पेरोल सिस्टम सैलरी कैलकुलेट करने और के काम आता है। तो ये सारे किसी न किसी पर्टिकुलर काम के लिए बने हुए हैं, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCC स्टैंड्स फॉर, BCC की फुल फॉर्म क्या है। तो BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब है ये किस में यूज की जाती है, ईमेल के अंदर। जब हम किसी को ईमेल भेजते हैं और हम चाहते हैं कि किसी को ये नहीं पता पड़े कि हमने ये ईमेल इनको भी भेजा है, सबसे छुपा के रखना चाहते हैं और एक ही साथ में सबको मेल कर रहे हैं, एक ही मेल करना है, तो उसको हम लोग किस में डाल देते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में। जिससे BCC में डाले हुए मेल को, जिसका नाम हमने BCC में डाल दिया, जिसका मेल एड्रेस BCC में डाल दिया, उसके बारे में दूसरों को नहीं पता पड़ेगा कि हमने ये मेल इनको भी भेजा है। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं आपकी क्लास टीचर हूँ, मुझे आपको मेल करना, आपके जैसे मार्क्स आए या आपको कोई नोटिस दिया है, बट मैं आपके
प्रिंसिपल को भी, मैं आपके कॉलेज के प्रिंसिपल को भी बीच में रखना चाहती हूँ, जिससे उनको पता रहे कि मैंने मेल किया है। तो उसके लिए मैंने क्या करा कि उनको मैंने BCC में रख दिया, या मैं चाहती हूँ कि आपको भेजिए और आपके पेरेंट्स को पता रहे, बट आपको पता नहीं चले कि मैं आपके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। तो मैंने आपके पेरेंट्स की ID अगर BCC में डाल दी तो आपके पेरेंट्स को तो पता चल जाएगा हमारे बच्चे के पास मेल गया है, उनको तो दिखेगा, मगर आप लोग को नहीं पता पड़ेगा। आपके प्रिंसिपल और आपके पेरेंट्स को भी ये मेल जा रहा है, वो भी देख रहे हैं कि आपने ये मेल का रिप्लाई दे रहे हो या इस मेल का रिस्पॉन्स दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, आपको ये मेल गया है। तो BCC का हो गया ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉट ऑफ द फोल्डर व्यू अवेलेबल इन फाइल विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा फोल्डर व्यू अवेलेबल नहीं होता? थंबनेल होता है, कास्केड हमारा फोल्डर का जो व्यू होता है वो नहीं अवेलेबल होता है। कास्केड का मतलब एक के अंदर जो रहता है, तो वो हमारा फोल्डर व्यू अवेलेबल नहीं रहता। फोल्डर व्यू में हमारा अवेलेबल रहता है थंबनेल, डिटेल्स और टाइटल्स, ये हमारे फोल्डर व्यू में अवेलेबल रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमांड इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड टू कैंसल द लास्ट एक्शन और कमांड। लास्ट एक्शन और कमांड को कैंसिल करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो किसका उपयोग करते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा, अंडू ऑपरेशन का यूज करते हैं। अंडू का काम होता है पिछले जो अभी हमने काम किया था उसको कैंसिल करके पिछले वाले पे चले जाना, तो अंडू ऑपरेशन का यूज करते हैं लास्ट कमांड को कैंसिल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम रिटन इन HTML लैंग्वेज कैन बी इंटरप्टेड थ्रू। हम लोग HTML में लिखे हुए प्रोग्राम्स को किसके थ्रू इंटरप्ट कर सकते हैं, किसके थ्रू समझ सकते हैं, देखते हैं। तो होता है वेब ब्राउजर को। अगर आप HTML में कोई भी लैंग्वेज में HTML लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिखते हो तो हम उसको ब्राउजर पे एग्जीक्यूट करा के देखते हैं, तब हमें उसका आउटपुट पता चलता है कि उसका आउटपुट क्या दिखाई दे रहा है। तो इसका सही आंसर होगा वेब ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of this is a shortcut in Windows 7 operating system used to minimize all opens window? मतलब अगर Windows 7 ऑपरेटिंग सिस्टम आप काम ले रहे हैं तो Windows 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मिनिमाइज करने के लिए जितने भी आपके ओपन विंडोज़ हैं उनको मिनिमाइज मतलब छुपा, आपने बंद नहीं करी है, काम चालू है या फिर जहाँ तक हुआ वही से रहेगा, मगर स्क्रीन पे दिख नहीं रही, नीचे दिखाई देगी, नीचे जो हमारा स्टेटस बार होता है उसमें दिखाई देगी, तो वो मिनिमाइज कहलाता है। तो मिनिमाइज करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, क्या शॉर्टकट की होती है? तो इसका शॉर्टकट की होता है विंडो लोगो M। मिनिमाइज के लिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, M फॉर मिनिमाइज, तो विंडो लोगो M, विंडो लोगो M का यूज करके जो हमारा विंडो लोगो का बटन रहता है उसके साथ में M की को प्रेस करेंगे तो जितने भी ओपन्स विंडो होगी उनको मिनिमाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, Which of this key combination in window operating system is used to शॉर्टकट फॉर रिफ्रेश? मतलब रिफ्रेश करने के लिए कोई भी फाइल्स वगैरह है वो प्रॉपर अपलोड हुई है या नहीं हुई है या कुछ बाकी प्रोसेस, तो उसके लिए हम लोग रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश करने के लिए कौन सी की का यूज होता है? तो कौन सी की का यूज होता है? F5 का। F5 रिफ्रेश करने के लिए काम आती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन F5। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन इन CPU आर फेच्ड फ्रॉम। जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, बार बार जो इंस्ट्रक्शंस बार बार जो पेज खोल रहे हैं हम लोग या बार बार जो चीज़ काम कर रहे हो, तो वो CPU उनको कहाँ से फेच करता है, कहाँ से पढ़ता है? तो उसको पढ़ता है कैच मेमोरी में से। कैच के अंदर अगर हम स्टोर कर देते हैं तो CPU को टाइम एग्जीक्यूशन भी और फास्ट भी हो जाता है और वो फटाफट इंस्ट्रक्शन जो ज़्यादा काम आते हैं उन इंस्ट्रक्शन को कैच में स्टोर कर लिया जाता है। तो गाइज आज हमने 70 क्वेश्चंस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे, और अगर आपको क्लियरिटी नहीं रहती है तो आप प्लीज़ अपने जो वीडियो है उसकी क्वालिटी है वो 360 या फिर उससे ज़्यादा की कर देखें तो आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा, क्लियरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये आपके भारत स्किल के जो CITS का एग्ज़ाम है या एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और बेसिक का हम लोग कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जो कंप्यूटर्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें भी यूजफुल है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।